हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुटीक क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हमने टर्बिडिटी का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, टर्बिडिटी के आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कलर का। सबसे पहले हम पुराने जो हमारे लेक्चर्स हैं उनका रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। रॉक वाटर क्वालिटीज पैरामीटर जो है हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उनका रिवीजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रो वाटर क्वालिटी पैरामीटर का। ठीक है, और वो स्टार्ट किया था हमने फिजिकल वाटर क्वालिटी से। और फिजिकल में हमने सबसे पहले पढ़ा था सस्पेंडेड सॉलिड की। अगर बात करें सस्पेंडेड सॉलिड एंड टोटल सॉलिड्स के बारे में, तो सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर आपने दो लिमिट्स पढ़ी थी। सबसे पहले आपने पढ़ा एक्सेप्टेबल लिमिट। जो आपने एक्सेप्टेबल लिमिट पढ़ी वो थी आपकी 500 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर मैं बात करूं कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू की, ठीक है, अगर आपने जो कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू पढ़ा वो कितना पढ़ा, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। देखो ये सारा वो डेटा है जो मैंने आपको बोला था कि भूलना नहीं है ना। पहले दिन से फर्स्ट लेक्चर जब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का हमारा स्टार्ट हुआ था तब से मैंने आपको डेटा देना स्टार्ट किया है। और मैंने हर डेटा के बारे में आपको हमेशा जो इंपॉर्टेंट है बोला कि इसे भूलना नहीं है। वैसे ये डेटा जो है इसके बारे में भी भूलना नहीं है। ये तो थी सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट। अब अगर बात करें हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में तो वो था टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर हमने काफी कुछ है ना कनेक्ट करके पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो टर्बिडिटी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा ये क्वालिटेटिव रिलेशनशिप रखते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं रखते। ये बात क्लियर रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर टर्बिडिटी के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे। जैसे हमने टर्बिडिटी रोड मेथड पढ़ा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, टर्बिडिटी रोड के बाद में जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दो मेथड एक साथ पढ़े थे जो थे हमारे कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड। ठीक है, और कलर मैचिंग टेक्निक पर जो बेस्ड थे हमारे मेथड वो थे, एक तो था आपका नेफ्लोमीटर। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नेफ्लोमीटर पढ़ा हमने। और नेफ्लोमीटर के साथ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा था हमने बेलिस टर्बिडोमीटर। ठीक है, इन दोनों को हमने कंपेयर करके पढ़ा। हमने ये फाइंड आउट किया कि बेलिस टर्बिडोमीटर के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, जो उसका पाथ होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो मेजर की जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है बात। और नेफ्लोमीटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नेफ्लोमीटर में हमने ये पढ़ा कि जहां मेरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मुझे मेजर करनी है वो उसी डायरेक्शन के अंदर मेजर नहीं होती, वो होती है राइट एंगल पर मेजर होती है, 90 डिग्री पर मेजर होती है। हमने यहाँ पर देखा था कि लाइट सोर्स है, उससे लाइट आई, यहाँ पर फोटोमीटर रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ लाइट था, सॉरी यहाँ फोटोमीटर है, और ये लाइट आ रही है यहाँ पर, और इससे इस जगह पर हम ना स्कैटर तो क्या हो रही है, स्कैटर होकर इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सभी तरफ जा रही है, लेकिन जो इस डायरेक्शन में राइट एंगल पर जा रही थी उसे हमने मेजर किया था। दैट कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड टू द नेफ्लोमीटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेप्टेबल और आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू की, तो टर्बिडिटी के लिए मैंने आपको एक डेटा दिया था, वो दिया था 1 NTU एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, और हमने यहां पर पढ़ा था 10 NTU, क्या पढ़ा था, कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू पढ़ी थी। ये सारा डेटा आपको याद रखना है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से। ठीक है, ये तो थी हमारी पुरानी बातचीत, जितना भी हमारा था टॉपिक उससे कंसर्न। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी पढ़ा था हमने टर्बिडिटी रोड के अंदर। क्या कॉन्सेप्ट था याद है ना आपको, भूलना नहीं है। पहले दो मेथड के अंदर हमारा क्या था, लाइट ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल था। टर्बिडिटी रोड में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या, सिलिका पाउडर मिक्स करके बनाया जाता है। 1 लीटर वाटर के अंदर क्या डाला जाता है, सिलिका, अगर हम बात करें सिलिका डाइऑक्साइड डाली जाती है या फुलर्स अर्थ डाली जाता है। ठीक है, जो हमारा सेकंड मेथड था जैक्सन टर्बिडोमीटर, यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनाया। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके नीचे मोमबत्ती रखी थी और ऊपर से क्या किया था, लाइट को चेक किया था कि कितनी डेप्थ तक दिखना बंद हो रही है। ठीक है, ये मेथड यहाँ दोनों में यूज करें। अब कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड थे ये दोनों के दोनों। नेफ्लोमीटर में मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है, फॉर्माजीन से बनता है, जैसे हमने पहले मेथड में पढ़ा था फुलर सर्च से बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कलर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर जो है, फिजिकल रो क्वालिटी पैरामीटर अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट हमें जो आज पढ़ना है वो है, हम पहला स्टार्ट करते हैं कलर। ठीक है, देखो अब बात ऐसी आती है कि हम छोटी कक्षाओं के अंदर, अगर मैं बात करूं कक्षा 10 की, तो आप सबने वहां पर पढ़ा था कि जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है ना। और ये हमने बहुत अच्छे से रट्टा भी मारा था 10th क्लास में भी कि शुद्ध जल जो होता है रंगहीन गंधहीन होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं ये बोलूं कि ट्रू वाटर जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है, तो क्या बात सही है? बिल्कुल जी सही बात है, कलरलेस होता है। और अगर मैं बात करूं कि वो अडरलेस भी होता है, क्या स्मेल नहीं आनी चाहिए उसमें से, बिल्कुल अडरलेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जो कलर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो नेक्स्ट 3rd नंबर का हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर है कलर। कलर की बात करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं पानी के अंदर जो हमारा रो वाटर का सैंपल है, रो वाटर के अंदर देखो क्या क्या चीजें हो सकती है। रो वाटर के अंदर अगर मैं बात करूं ट्रू कलर की, है ना, एक तो होता है ट्रू कलर।
और दूसरा होता है अपेरेंट कलर। अपेरेंट कलर वो कलर है जो किसी ना किसी सब्सटेंस की वजह से आ रहा है। मतलब मैंने ये बोला कि वाटर के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा है, चाहे वो सॉलिड्स की फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड्स की फॉर्म में है तो क्या होगा, या तो वो डिसॉल्व्ड होगा या वो सस्पेंडेड होगा, ठीक है, दो फॉर्म में होगा या कोलाइडल फॉर्म में होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, कलर कॉज कर सकते हैं, पानी का कलर जो चेंज कर सकते हैं, वाटर का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रू कलर की, तो हमारा जो ट्रू कलर जो होता है वाटर का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की वजह से। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रू कलर ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की वजह से होता है। और जो अपरेंट कलर होता है ना पानी का, ट्रू कलर के अलावा कोई और दूसरा कलर है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स। बात समझ में आई। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन गए कि जो ट्रू कलर होता है वाटर का, वो किनकी वजह से होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जिम्मेदार है। अगर मैं बात करूं अपरेंट कलर की, ट्रू कलर के अलावा कोई और कलर है, दैट वहां पर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की कि कलर के इम्पैक्ट क्या क्या है। जैसे हमने सस्पेंडेड सॉलिड्स में पढ़ा था सबसे पहले कि अगर कलर ट्रू कलर के अलावा कोई हमें दिखाई दे रहा है पानी के अंदर पीने में, तो क्या लगेगा हमें, सबसे पहले तो एस्थेटिकली डिस्प्लेसिंग लगेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा कि पीने के लिए अच्छा नहीं है। फिर देखो, अगर आपके पास कलर्ड वाटर है ना, तो कलर्ड वाटर को आप देखो कपड़े धोने में यूज नहीं ले सकते, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज नहीं लेते। दूसरी बात, कलर्ड वाटर को क्या आप डाइंग इंडस्ट्री में काम लोगे, डाइंग इंडस्ट्री जहां पर क्या हो रहा है, रंग किया जा रहा है, भैया रंग चलाया जाता है कपड़े पे, है ना। और भी इसके अलावा किसी भी तरीके का अगर किसी चीज पे ऊपर कलर किया जा रहा है और वहां पे वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है, मैं बात करूं तो क्या वहां पर आप इस कलर को ले सकोगे जिसका कलर क्या है, अपरेंट कलर है, या फिर ट्रू कलर के अलावा कोई तीसरा कलर, है ना। मैंने बोला दूसरा तीसरा कोई सा भी कलर हो ट्रू कलर के अलावा, क्या उसे आप डाइंग पर्पस के लिए यूज लोगे, क्या नहीं लोगे, ठीक है। दो इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किए। पहला ये कि साइकोलॉजिकली हमें एक इफेक्ट देता है, हमें पीने में अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात हमने ये बात करी कि वॉशिंग और डाइंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा जो है ना इम्पैक्ट, इसका तीसरा इम्पैक्ट ये है कि ये क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देता है। क्लोरीन की डिमांड को क्यों बढ़ाता है, देखो कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं। मैंने आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर भी बताया था, टर्बिडिटी में भी बताया था कि ये क्लोरीन की डिमांड बढ़ा देते हैं। क्यों, देखो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो Cl2 है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना होता है ना, तो क्लोरीन ऐड किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, प्रिसिपिटेट जनरेट करता है ना। एक बात देखो, अगर कोई भी ऐसा कंटेंट में बात करूं या ऐसा कोई भी एलिमेंट जो क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट्स को या दूसरी इंप्योरिटीज को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो हम क्या चाहते हैं उससे, अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो क्या करें, उनको प्रिसिपिटेट की फॉर्म में लाए। जब प्रिसिपिटेट बनेगा दैट मीन्स कि क्या होगा, वो अगर किसी भी चीज के अंदर, अगर मैं बात करूं कंडुइट के अंदर, किसी भी कंडुइट में अगर वो ग्रेविटी सेटलिंग कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो सेटल हो रहा है वहां पर, तो क्या हमारे लिए फायदेमंद है, बिल्कुल, है ना। देखो क्लोरीन जो होता है ना, मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि क्लोरीन को हम एज ए डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज करते हैं, उसका मैं आंसर बाद में दूंगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ना, फ्यूचर टाइम के लिए ये प्रेजेंट रहता है। मतलब इसकी जो है ना लिमिट वो ऐसी है कि ये काफी दिन तक, जैसे हमने आज ऐड किया वाटर के अंदर क्लोरीन को फॉर डिसइंफेक्टेंट, तो इसकी कुछ दिनों तक प्रेजेंस जो है पानी के अंदर बनी रहती है और ये बैक्टीरिया को खत्म करती है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं ना, यहां हम इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, दूसरे एजेंट के साथ इजिली रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स बनाता है, और वो ऑक्साइड्स क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट की फॉर्म के अंदर कलर को चेंज कर देते हैं। देखो किसी भी चीज के अंदर अगर प्रिसिपिटेट बनता है, चीनी जो होती है ना, अगर हम चीनी को क्या करें, शुगर को वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, उसका मिक्स बना रहे हैं, तो देखना तुम ना कलर जो होता है कुछ चेंज हो जाता है। कई बार चीनी के अंदर ना कुछ एसिड्स की क्वांटिटी भी होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर जो होता है ना, देखो मटमैला सा, अगर आपने देखा कभी चाशनी बनाई होगी गुड़ की या चीनी की, तो क्या होता है लास्ट में कुछ ऐसे मिलते हैं ना अपने को लिक्विड से, जो कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ट्रू कलर की बजाय कुछ और कलर में थोड़ा हल्का येलोविश टिंट आता है कलर के अंदर, ठीक है। ये देखना आप, तो यहां हमने बात करी क्लोरीन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करता है, क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देता है और प्रिसिपिटेट क्रिएट करता है। इसके बाद में कुछ कलर कोजिंग, ऐसे भी कलर जो है ना, कलर कोजिंग कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कैर्सिनोजेनिक होते हैं। कैर्सिनोजेनिक की बोलने का मतलब ये है भैया वो कैंसर फैलाने वाले तत्व है क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं फिनोल की,
ठीक है। फिनोल की बात करूं, अगर मैं बात करूं ऑयल की, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखो जो फिनोल है ना, फिनोल ये इजीली जुड़ जाता है। जुड़ क्यों जाता है? देखो बेंजीन रिंग छोटी कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा, ये हुआ करता था आपका, है ना। ये जो बेंजीन रिंग हुआ करती थी ना, यहाँ हम क्या किया करते थे, इसको तोड़ा करते थे, किसी भी एलिमेंट को तोड़कर OH को अलग रिएक्ट करवाया करते थे, कीटोन, एल्डिहाइड, फिनोल। आपने सारा का सारा 12th की केमिस्ट्री जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे पढ़ चुके हो आप। वो सब बातें मैं यहाँ नहीं करनी। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि बहुत सारे कलर कॉजिंग कंपोनेंट जो है, जो कलर क्रिएट करते हैं, वो कैंसरोजेनिक भी होते हैं, कैंसर भी फैलाते हैं, ऐसे भी तत्व होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये बेंजीन रिंग जो है, ये क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे और अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑयल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, या जिलेटिनस होते हैं, या जेली जैसे पदार्थ जो है, उनको क्या करता है, अपने साथ जोड़ता चला जाता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो होता है अपना, ठीक है। ये बात समझ में आई कि आपको? ये हमने इम्पैक्ट की बात करी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कलर का जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी इम्पैक्ट क्या है। देखो मेजरमेंट हम टर्बिडिटी का अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। हम सस्पेंडेड सॉलिड का सीख चुके हैं। आपको ना जितना भी ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी वाटर के अंदर, जितना भी हम रो वाटर के अंदर पढ़ेंगे, ये सारा ना आपको इसकी टेस्टिंग जरूर याद रखनी है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज दैट हमने बात करी अमोनिया की बात करी, है ना, तो अमोनिया ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अमोनिया जो है गैस की फॉर्म में भी है, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है। आपको वहां पे ना अलग अलग टाइट्रेशन मिलेंगे पढ़ने को, कहीं पे H2SO4 यूज हो रहा होगा, कहीं पे कुछ और यूज हो रहा होगा, वो सारे के सारे ना आपको याद रखने हैं। यहां पर हम बात करते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट की बात करते हैं कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो जो कलर का मेजरमेंट है ना, इसको करने के लिए एक यूनिट काम में ली जाती है, दैट यूनिट इज ट्रू कलर यूनिट। क्या बोला मैंने इसको? ट्रू कलर यूनिट। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर अगर ये ट्रू कलर यूनिट हमने बोला कलर का मेजरमेंट करने के लिए, तो इस ट्रू कलर यूनिट को लाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया होगा, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाया होगा। बिल्कुल जी, स्टैंडर्ड बनाया। क्या स्टैंडर्ड बनाया? जैसा आपने पहले किया था कि 1 लीटर आपको क्या लेना है, 1 लीटर सैंपल लेना है, किसका? वाटर का। उस 1 लीटर प्योर वाटर, देखो प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर सैंपल है, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? प्लस 1 मिलीग्राम, मैं अगर बात करूं प्लेटिनम आयन। क्या चीज? प्लेटिनम आयन। किसकी फॉर्म में? ये ना एक फॉर्म में लिया जाएगा, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर आपको क्या करना है, ट्रू कलर यूनिट निकालनी है, तो आपको स्टैंडर्ड सैंपल बनाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड सैंपल कैसे तैयार होगा? 1 लीटर पानी लिया आपने, ठीक है, प्योर वाटर लिया, उसके अंदर क्या किया? 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। ये याद रखेंगे, गेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रू कलर यूनिट निकालने के लिए क्या ऐड किया जाता है वाटर में। वहां पे 4 ऑप्शन थे, देखो 1 मिलीग्राम प्लेटिनम भी था, और ये भी ऑप्शन था 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना है कि 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन जो है वो किस फॉर्म में ऐड किया जाता है? क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म के अंदर ऐड किया जाता है ट्रू कलर यूनिट निकालने के लिए। अब यहां पर देखो 1 लीटर प्योर वाटर सैंपल प्लस 1 मिलीग्राम प्लेटिनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, ठीक है। यहां से जो आपको यूनिट मिलेगी, दैट यूनिट इज ट्रू कलर यूनिट। अब आप कहोगे सर ये ट्रू कलर यूनिट का मतलब क्या है? भैया ये सारा मिलाने के बाद में जो कलर आएगा ना, वो आपका क्या है? ट्रू कलर है, ठीक है। और जब हम उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज ट्रू कलर यूनिट। बात समझ में आई? सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रहे हम यहाँ पर। कलर का मेजरमेंट करने के लिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया, दैट स्टैंडर्डाइजेशन क्या यहाँ पे क्या कितने स्टेप कंसीडर कर रहे हैं हम? 1 लीटर प्योर वाटर सैंपल लिया, विद हमने क्या किया? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। प्लेटिनम है ये, ठीक है। ये वही प्लेटिनम है जो आपने टर्बिडिटी रोड के अंदर क्या किया था? प्लेटिनम नीडल यूज किया था, एल्यूमिनियम की रोड के साथ लगा हुआ था, ठीक है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है, हीरे से भी महंगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा और मेजरमेंट के अंदर ही चलते हैं। देखो अब आप कहोगे सर ये तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन वाला सैंपल यूज किया, एक सैंपल क्रिएट किया और वहां से कलर जो है मैच कर लिया। अब इसके ना बात आती है कि किस अपैरेटस से किया जाता है। देखो एक अपैरेटस है इसका, इस पूरी चीज को मेजर करने के लिए एक अपैरेटस काम में लिया जाएगा। दैट अपैरेटस इज कॉल्ड एज टिंटोमीटर। ये आपको याद रखना है, टिंटोमीटर वो अपैरेटस है जिससे हम क्या करते हैं? ट्रू कलर मेजर करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब जो आप सैंपल लेके आए हो कलर मेजर करने के लिए कि हाँ भैया इसका क्या है, कितनी इसकी यूनिट आई है, दैट सैंपल विल बी कलेक्टेड इन द ट्यूब्स, दैट स्पेशल काइंड ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड एज नेस्लर्स ट्यूब, ठीक है।
भैया नेस्लर्स ट्यूब बोला जाता है इनको, नेस्लर्स ट्यूब, ठीक है। याद रखेंगे छोटी छोटी कांच की ट्यूब्स होती हैं। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन परीक्षण, आप सबने 11th की केमिस्ट्री के अंदर किया था या 12th की आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टेस्ट किया होगा। नाइट्रोजन कंटेंट निकालने के लिए हम क्या किया था, छोटी छोटी कांच की ट्यूब्स यूज किया करते थे, है ना। कुछ उसी टाइप की यहाँ पर भी ट्यूब्स यूज होती हैं। दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड एज नेस्लर्स ट्यूब, ठीक है। ये जो नेस्लर्स ट्यूब है ये सैंपल कलेक्ट करने के काम में आती है, और इस सैंपल ये सैंपल जिन ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट किया हुआ है उनका टेस्ट किया जाता है कौन से ऑपरेटर से, टिंटोमीटर से टेस्ट किया जाता है। बात समझ में आई? पूरा एक्सपेरिमेंट आपको फिर से समझना है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं हम कलर का, तो कैसे किया हमने, 1 लीटर रो वाटर सैंपल लिया, सॉरी रो नहीं लिया हमने, प्योर वाटर सैंपल लिया, 1 लीटर प्योर वाटर सैंपल लिया, उसमें क्या ऐड किया, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। वहां से जो हमें कलर मिला वो ट्रू कलर होगा, और उस यूनिट को हमने क्या बोला, ट्रू कलर यूनिट। अपैरेटस कौन सा लेते हैं हम टेस्ट करने के लिए, टिंटोमीटर। जिन सैंपल को जिन ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, नेस्लर्स ट्यूब। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सैंपल कलेक्ट किया जाता है नेस्लर्स ट्यूब में, और अपैरेटस काम में लिया जाता है टिंटोमीटर। देखो यहां पर ना एक लिमिट आती है। लिमिट किस बात की आती है, लिमिट इस बात की आती है कि अगर आप वाटर का सैंपल कहीं से कलेक्ट करके लाए हो जिसका आपको टेस्ट करना है, तो वो सैंपल ना 72 आवर्स से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। भैया 72 घंटे की लिमिट है, आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। अगर आप टेस्ट परफॉर्म नहीं करते तो आप, सिंपल सी बात है, ये जानते हो कि जब हम किसी बर्तन के अंदर, किसी पॉट के अंदर भी, किसी बॉटल के अंदर भी वाटर को क्या कर देते हैं, बंद करके रख देते हैं कुछ ज्यादा दिन के लिए, तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेस्ट क्यों चेंज होता है भैया, फ्रेश ऑक्सीजन, हम क्या चाहते हैं, पानी फ्रेश पीना चाहते हैं। ऑक्सीजन जो होती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, उसका क्या होती है, उसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है, इसलिए हमें पानी पीने में टेस्ट नहीं आता, फ्रेश वाटर नहीं होता। इसीलिए तो मटके का पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि मटके की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, पोरस होती है, वहां से ऑक्सीजन आर पार होती रहती है, ठीक है। वो बाद में बातें करेंगे जब परमेबिलिटी पढ़ेंगे कभी, है ना। यहां बात कर रहे हैं लिमिट की, 72 आवर्स लिमिट है। अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया नेस्लर्स ट्यूब में, तो आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। दैट टेस्ट किसके अंदर कंडक्ट होगा, अपरेटस जो है हमारा टिंटोमीटर अपरेटस है, ठीक है। नेस्लर्स ट्यूब के अंदर आपको सैंपल कलेक्ट करना है, लिमिट आपके पास 72 आवर्स की, इसके अंदर आपको टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। बात समझ में आई? अब अगर मैं बोलूं कि कलर की एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, तो भैया एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ ट्रू कलर इज कितनी है, 5 TCU। TCU का मतलब क्या है, ट्रू कलर यूनिट। और मैंने आपको बताया कि ट्रू कलर यूनिट निकालनी कैसे है, बात समझ में आई। अपरेटस कौन सा काम है, ये तो स्टैंडर्डाइजेशन से हमारे पास ट्रू कलर यूनिट आई, और जो टेस्टिंग के लिए सैंपल लेके आना है उसके लिए ये पूरा काम में लेना है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 5 TCU। और कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू, कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू जो है आपका कितना है, 25 TCU, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? एक मैंने यहां पर छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चे जो है ना मेरे को बार बार मतलब सजेशन भी दे रहे हैं कि सर आप पीडीएफ के ऊपर नाम सही से लिख के डाला करो, आप ये मत किया करो, आप वो मत किया करो। मतलब एक बच्चे से आ रही है मेरे को, ज्यादा बच्चों से नहीं आ रही है ये प्रॉब्लम, है ना। तो मेरे को बता रहे हैं बार बार, सजेस्ट भी कर रहे हैं। देखो एक बात सुनो मेरी, अगर किसी ग्रुप पे, है ना, 5 पीडीएफ पढ़ी है और 5 पीडीएफ आपने किसी एक लेक्चर के लिए खोल के देखी, ज्यादातर पे तो मैं नाम लिख के डालता हूं, अगर फिर भी किसी एक पे रह जाता है और आप उसके लिए बार बार मुझे सजेस्ट करते हो कि सर आप ये चीज करो, ये चीज करो, तो मुझे एक बात बताओ, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक पीडीएफ खोल के नहीं देख सकते कि ये किस चीज की है, तो फिर आप क्या तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बात ये है, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं है कि मैं कोई मतलब यहाँ पर मैं आपको कुछ चाहता हूं कि आप मेरे को और कमेंट करो। आप कमेंट करते हो किसी चीज का पूछने के लिए, आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे ऊपर कमेंट करते हो, आप टेलीग्राम के इनबॉक्स में भी तो जा सकते हो, वहां पर भी तो पूछ सकते हो, ठीक है। आप किसी एक चीज का सजेशन देना होता है, आप तुरंत जाते हो वहां पर यूट्यूब की वीडियो पर, वहां पर जाके नीचे कमेंट करते हो, क्यों बताओ, किस बात के लिए? आप पीडीएफ नहीं खोलकर देख सकते? किसी एक पीडीएफ में अगर नेम नहीं आया, मेरे पास किसी ने कंटेंट भेजा, मैंने आपको शेयर कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि मुझे रख के कोई फायदा हो रहा है, मुझे नोट्स रख के कुछ फायदा हो रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ आप पहले दे दिया करो, पीडीएफ आप पहले दे दिया करो, वीडियो लेक्चर भले ही मत अपलोड करो, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको ये कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए, ठीक है। बाकी आप पढ़ें जितना आपको पढ़ना है, सजेशन आप मुझे कम से कम दें, ठीक है। अगर देना है तो आप मुझे इनबॉक्स में दें, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मत दें, ठीक है। यह बात समझ में आई आपको? मान लो सैंपल था किसमें कलेक्ट किया हमने, नेस्लर ट्यूब में किया, और अपरेटस कौन सा काम में लिया, टेंटोमीटर, ठीक है। ये सारी जानकारी जो थी हमारी, ये कलर के बारे में थी, ठीक है। हमने कलर के बारे में डिस्कस किया, और यहां पर ना एक नोट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, जो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ना डिस्कस करके बता देता हूँ। यहां पर जो जेएसओ वाले बच्चे ना वो सोच रहे होंगे कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़ना भैया, कलर और ये जो है ना पूरा का पूरा रो वाटर, इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
ट्रीटमेंट में भी पूछे हुए हैं, क्लोरीन से रिलेटेड भी पूछे हुए हैं, क्लोरीन डिमांड निकालने के भी पूछे हुए हैं। आपको पढ़ना है, जेएसओ वाले बच्चों को भी पढ़ना है, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने मतलब वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर, ठीक है, और क्या हमें जेएसओ वालों को भी तैयारी करने के लिए सफिशिएंट है क्या? देखो मेरी बात सुनो, मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैं जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए पढ़ा रहा था। बाद में क्या हुआ, जेएसओ वाले बच्चों ने कहा कि सर आप हमारा भी सिलेबस देख के हमें भी साथ में लेकर चलो। तो बात ऐसी है, वहां पर ना थंबनेल सिर्फ लगा हुआ है जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, बाकी आपको पढ़ना है। देखो पॉपुलेशन वाला टॉपिक मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। ये प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जो बाद में जुड़े हैं, जो पहले जुड़ गए थे उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाला टॉपिक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में नहीं है। बाकी वाटर का पूरा वाटर क्वालिटी पैरामीटर और ट्रीटमेंट एमपीएन टेस्ट हो चाहे वो, ठीक है, चाहे कोई और टेस्ट हो, चाहे अमोनिया की डिमांड निकालनी हो, चाहे कुछ भी कैलकुलेट करना हो, क्लोरीन की डिमांड निकालनी हो, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन हो, सबका सब जेएसओ के सिलेबस में है और पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर नोट की। देखो कलर के नीचे ना एक नोट मिलेगा आपको नोट्स में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री से, यहां पे मैंने पहले लिख दिया, अगर किसी भी इंडस्ट्री से आपको थोड़ा सा कैसा जो वहां से पानी निकल रहा है ना, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, येलोइश मिल रहा है, येलोइश ब्राउन कलर का है, तो ठीक है, आप ट्रू कलर यूनिट से इसका टेस्ट कर सकते हो। अदर देन, अगर इसके अलावा मैंने क्या बोला कि अगर येलोइश ब्राउन कलर का पानी आपको दिख रहा है किसी भी इंडस्ट्री से जो बाहर आ रहा है, ठीक है, जो उन्होंने डिस्पोज किया वाटर, तो आप उसको ट्रू कलर यूनिट से टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर येलोइश ब्राउन के अलावा कोई कलर है, अदर देन दिस अगर कोई कलर आया है, तो आपको यहां पर टेस्ट करना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट के अंदर भी जा सकता है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री से निकला हुआ वाटर येलोइश ब्राउन कलर तक का है, अगर ऐसा है तो आप ट्रू कलर यूनिट वाला जो टेस्ट है ना आपका टिंटोमीटर, वहां से देख सकते हो, चेक कर सकते हो कलर को। लेकिन येलोइश ब्राउन के अलावा कोई दूसरा कलर आ रहा है तो आपको क्या टेक्निक काम में लेनी है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कहां जा रहा है ये मेरा क्वेश्चन? इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट के अंदर जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। बस इतनी बात थी कलर के बारे में। आगे बढ़ते हम बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर की, ठीक है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी कलर, जो हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड ऑर्डर। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर के अंदर देखो, अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो टेस्ट आपको पता है वाटर का क्या होता है, टेस्ट प्योर वाटर जो है टेस्ट लेस होता है। लेकिन अगर पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? अलगाई प्रेजेंट है। अगर अलगी प्रेजेंट है पानी के अंदर तो क्या होता है, यहां पर टेस्ट जो होता है वो बीटर हो जाता है, थोड़ा खारा हो जाता है। पानी कैसा लगता है? हमें खारा लगता है। खारा लगने का कारण अलगी जो होता है वो वाटर की पीएच को 9 से भी ऊपर ले जाता है भैया, 9 से ऊपर ले जाता है पीएच को। जनरली वाटर की पीने वाली पानी की पीएच आपको पता है ना, 6.5 से 7.5 के बीच में रहनी चाहिए। ये पीएच को किस लेवल तक ले गया? 9 का। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि कंक्रीट का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 13 होता है। याद रखना भैया, पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, कंक्रीट का पीएच कितना जाता है? लगभग जो कंक्रीट मिक्स होता है उसका 13 पीएच हो जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अलगई की। अलगई जो होता है वाटर के टेस्ट को बिटर क्यों बना देता है? क्योंकि ये वाटर की पीएच को चेंज करता है, और चेंज करके कहां ले जाता है? 9 तक ले जाता है, 7 से 9 ले जाता है, और कई बार 9 से ऊपर भी ले जा सकता है ये। अब देखो अलगई जो है टेस्ट क्यों बना देता है ऐसा? क्योंकि ये क्या करता है, जेली जैसा पदार्थ बनाता है ना। मैंने अगर बोलूं यहाँ पे कि जेली, या फिर मैं यूं बोलूं कि जेल क्रिएट करता है। और जेल क्रिएट क्यों करेगा? क्योंकि ये ऑयल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अलगई क्या है? एक तरह की, क्या मैंने आपको उस दिन भी बता दिया, जाली सी है, ठीक है, काई है, काई ग्रीन कलर की। यहां पर क्या होता है, जो ऑयल्स वगैरह हैं और कुछ अदर बैक्टीरियल भी हैं, जैसे हमने फंगाई का पढ़ा था उस दिन, फंजाई का मैंने आपको बताया था, अलगई के साथ रिलेशन बताया था, सिम्बोटिक रिलेशन एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर हमने डिस्कस किए वहां पर ना। तो वो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं, अलगाई के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये अपना क्या स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सेल का या तो मेंटेनेंस करेंगे या रिप्रोडक्शन करेंगे। अब दोनों ही चीजें करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसे ऐड होंगे जो वाटर के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, वो पानी का टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर भी बढ़ा सकते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और कई बार उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने बात करी अलगई की, मैंने आपको बताया पानी का टेस्ट जो होता है कई बार बिटर आता है आपको, जबकि जो हमारा प्योर वाटर होता है या हम ट्रू वाटर की बात करें, जो आपका प्योर वाटर सैंपल है वो कैसा होता है, टेस्ट लेस होता है। ठीक है, ये तो बात हुई टेस्ट की। अब आते हैं हम ऑर्डर पे आते हैं। देखो ऑर्डर का क्या केस है,
अब ये दोनों चीजें जो है ना, यहां पर हमने डिस्कस तो किया अलगी के बारे में, इसके अलावा जो आपकी डिजोल्व्ड गैसेस है ना, डिजोल्व्ड गैसेस ये बहुत काम खराब करती हैं। डिजोल्व्ड गैसेस किस टाइप की, भैया H2S। अगर आपका हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है तो आपने पढ़ा था 12th की केमिस्ट्री के अंदर, कैसी, मरे हुए चूहे जैसी गंध, मरे चूहे जैसी गंध है ना, या सड़े हुए अंडे के जैसी गंध है ना, इस प्रकार की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की होती है। अब आप कहोगे सर कि आप ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो, इतना ही है ना। बात करते हैं H2S की और बात करते हैं यहाँ पे मरकेप्टन की। ठीक है, मरकेप्टन जो है आपका, ये भी स्मेल देता है, H2S भी स्मेल देता है। या मैं बात करूं ऑर्गेनिक मैटर की, आपका ऑर्गेनिक मैटर जो किस फॉर्म के अंदर है, डीकंपोज्ड हो रहा है, जो यहाँ पर डीकंपोजिशन की फॉर्म में है, डीकंपोज्ड आपका ऑर्गेनिक मैटर। ये तीनों चीजें देखो, H2S ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, या फिर मरकैप्टन पानी के अंदर प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर, तो क्या करते हैं, स्मेल देगा। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, क्या करेगा, अगर खुद का किसी का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहां पे स्मेल आती है ना। कोई मरा हुआ जानवर भी डिकम्पोज हो रहा है तो स्मेल आती है ना। आप लोग नाक बंद करते हो ट्रेन वगैरह में, बस में, गाड़ी में कहीं पे जा रहे हो तो मैं ये कह रहा हूं कि पानी के अंदर टेस्ट और अडर जो होता है वो कोज होता है ड्यू टू द डिसॉल्व्ड गैसेस, ड्यू टू द अलगाई, ड्यू टू द डिसॉल्व्ड एलिमेंट। सारे के सारे डिसॉल्व्ड एलिमेंट ऐसा काम करते हैं। मरकैप्टन, H2S ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी क्या करता है, आपको अडर देता है भैया, गंदी स्मेल देता है और टेस्ट भी देता है। पहली बात, इंडस्ट्रियल वेस्ट को पीने तो कोई जाएगा ही नहीं। दूसरी बात ये आती है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका अडर प्रोड्यूस करता है, क्यों, ये एलिमेंट्स उसके अंदर भी हो सकते हैं, या फिर इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हो सकते हैं जो अलग से स्मेल देते हैं, जैसे लेड, H2SO4, HNO3, केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी डाइंग की इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री का वेस्ट भी बहुत गंदी स्मेल देता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है किसी भी रो वाटर सैंपल के अंदर तो वो क्या करेगा, वहां पर स्मेल कोज करेगा। अब आती है बात इसके मेजरमेंट की। ये तो हमने पढ़ा कि इसके कोज क्या क्या है, किस किस वजह से पानी के अंदर टेस्ट और अडर आता है, क्यों जुड़ता है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके मेजरमेंट की, थोड़ी सी ना मेजरमेंट की बात करते हैं। अब मेजरमेंट जो है ना, देखो यहाँ पर अडर का जो है ना वो तो पॉसिबल है, टेस्ट का तो भैया पॉसिबल नहीं है ना। देखो अडर का कैसे करते हैं, अडर के लिए एक यूनिट काम में ली जाती है, दैट यूनिट इज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। अच्छा जी, अब बात आती है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की, तो आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप टेस्टिंग करते हो किसकी, अडर की, तो आप क्या करते हो, प्योरली किस तरीके का टेस्ट करते हो, डाइल्यूशन टेस्ट करते हो। डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब ये है कि आप किसी रो वाटर सैंपल के अंदर एरिएटेड वाटर जो होता है आपका, एरिएटेड वाटर मैंने वो मिनरल वाटर बोल लो आप, ठीक है, प्योर वाटर बोल लो, स्टैंडर्ड वाटर बोल लो, है ना। एरिएटेड वाटर लेके आते हो, रो वाटर सैंपल के अंदर मिक्स करते हो और उसकी डिसॉल्व्ड वाटर की कंजम्पशन जो होती है उसको कंप्लीट करते हो। ठीक है, और इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट को हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आपको याद रखना है, यूनिट याद रखनी है कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है ये यूनिट काम में ली जाती है, किसके लिए, टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए, अडर के लिए काम में ली जाती है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और इसे बोला जाता है टोन, TON। अब अडर का टेस्ट जिस ऑपरेटर से किया जाता है उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, तो भैया ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप जो है ना आपका, ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अडर का मेजरमेंट करते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि अडर के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है वो है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और ये प्योरली बेस्ड है डाइल्यूशन टेस्ट के ऊपर। और डाइल्यूशन टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, सपोज दैट आप कहीं से कुछ सैंपल लेके आए, ठीक है, उस सैंपल के अंदर आपको एरिएटेड वाटर ऐड करना है 4 ml 5 ml, या यूं बोल लो कि आप तब तक उस डाइल्यूटेड सैंपल डाइल्यूशन को करते चले जाओगे जब तक आप अपने रो वाटर सैंपल की ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, ये टेस्ट आप BOD में भी पढ़ोगे, वहां पर भी आता है डाइल्यूशन टेस्ट, और यहां पर भी डाइल्यूशन टेस्ट है। वहां पर प्योर वाटर आता है और सीवेज सैंपल जो होता है उसमें प्योर वाटर ऐड करते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। वाटर का वॉल्यूम जो होता है ना, इनिशियल वॉल्यूम विदाउट डाइल्यूशन, और फिर उसके बाद में फाइनल डाइल्यूशन के बाद में इनिशियल और फाइनल का रेशियो एक तरीके से लिया जाएगा। यहां पर हमने अपरेटस की बात करी, तो अपरेटस कौन सा काम में आता है भैया, ओस्मोस्कोप मेरा अपरेटस काम में आएगा ऑर्डर को मेजर करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूला की कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है वो किस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। ठीक है, आज हम ना फिजिकल रॉ क्वालिटी पैरामीटर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जिनका मेरे को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इंजीनियरिंग वास्तव में वहीं से शुरू होगी। जब एल्कलिनिटी आएगी, जब हार्डनेस आएगी, तभी इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले तो इंजीनियरिंग नहीं है भैया। ठीक है, अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो। तो फॉर्मूला आपका TON का, ठीक है, TON का फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है, फाइनल वॉल्यूम। देखो फाइनल वॉल्यूम ये मैं आपको बता चुका कि फाइनल वॉल्यूम
ठीक है, अपॉन क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ये चीज तो आप कंफर्म कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब फाइनल वॉल्यूम जो है आफ्टर द एडिशन ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, बात समझ में आई। याद रखेंगे फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द एडिशन ऑफ प्योर वाटर, और ये इनिशियल वॉल्यूम जो है आपका ये है ओरिजिनल वाटर सैंपल का। अगर मैं बात करूं ओरिजिनल वाटर सैंपल का आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनिशियल है, और इसमें क्या है, फाइनल के अंदर ऐड किया हुआ है आपका प्योर वाटर। बात समझ में आई क्या? एरिएटेड वाटर बोल लो आप, इसे प्योर वाटर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके लिए एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें, एक्सेप्टेबल लिमिट की, तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है भाई? एक्सेप्टेबल लिमिट है आपकी 1 TOM। और अगर मैं बात करूं कोज ऑफ रिजेक्शन वैल्यू, कोज ऑफ रिजेक्शन, तो देखो कोज ऑफ रिजेक्शन जो है वो आपका कितना है, 3 TOM, ठीक है। बात समझ में आई क्या? हमने कलर के लिए पढ़ा था 5 TCU और 25 TCU, जबकि आपको अडर के लिए याद रखना है एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, 1 TOM, ठीक है, 1 टन। और अगर मैं बात करूं कोज ऑफ रिजेक्शन वॉल्यूम की, तो वो कितनी है, 3 टन, ठीक है। इतना सफिशियंट है हमारे पास टेस्ट एंड अडर पढ़ने के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज ऑस्मोस्कोप, ठीक है। कैसे किया गया टेस्ट? हमने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम लिया, इनिशियल वॉल्यूम मतलब ओरिजिनल वाटर सैंपल का जो वॉल्यूम है, ठीक है। अब उसमें क्या कर दिया, प्योर वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द एडिशन ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। यहां से जो वैल्यू निकल कर आती है उसको क्या बोला जाता है, TON बोला जाता है। इसका एक और फॉर्मूला भी है A+B की फॉर्म में। अब मैंने अगर नहीं बताया ना, यहाँ पे नहीं डिस्कस किया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बाद में कहेंगे कि सर आप एक फॉर्मूला तो छोड़ के चले गए, आप तो सिलेबस ही छोड़ रहे हो। देखो A+B/A वाला जो फॉर्मूला ना आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अपने ना फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कंप्लीट होने के बाद में एक क्वेश्चन का, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं उनको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर साथ में आपको केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का लेक्चर मिलेगा। ये बातें याद रखनी है। एक्सेप्टेबल लिमिट 1, कॉज ऑफ रिजेक्शन 3 TON, ऑस्मोस्कोप से टेस्ट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द एडिशन ऑफ प्योर वाटर अपॉन इनिशियल वॉल्यूम और ओरिजिनल वाटर वॉल्यूम। अपना देखो, जब भी हम रो वाटर सैंपल लेके आएंगे, चाहे हम उसको कलर के लिए टेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम अडर के लिए टेस्ट कर रहे हैं, आप इसे 72 आवर से ज्यादा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वाटर की जो केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज होने लग जाती है। अगर मैं बोलूं केमिकल से, तो केमिकल रिएक्शंस होंगी उसके अंदर, और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर मतलब उसके अंदर अगर बैक्टीरियल सेल्स मौजूद है तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब या तो अपनी सेल रिपेयर करेंगे या वहां पे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। दो ही चीजें करती है। तीसरा काम बैक्टीरिया को कोई लेना देना नहीं है, उसे जीने के लिए क्या चाहिए, हवा और पानी। अगर वो पानी के अंदर आ गए तो क्या चाहते हैं, हवा चाहते हैं। हवा मिलेगी, एयर मिलेगी, वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पानी की जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है 72 आवर्स के बाद में चेंज होने लग जाती हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इन सब टेस्टिंग के अंदर एक लिमिट पढ़नी पड़ती है हमें 72 आवर्स की। अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो अडर वाला टेस्ट है ये ऑस्मोस्कोप से हमें करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, ये आपने डिस्कस नहीं किया। तो भैया नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो क्या आपका रूम टेम्परेचर, क्या, हाँ जी रूम टेम्परेचर 27 वाला, 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, इस पे ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वो है फिजिकल के अंदर इतना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट था टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स, और फिर है कलर। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा 101%। एक क्वेश्चन, ज्यादा जितने मर्जी पूछ ले, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछेगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है फिजिकल के अंदर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आज आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और फिर हम बढ़ेंगे केमिकल की तरफ। देखो पांचवा है, और ये है टेम्परेचर। देखो अब टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर के अंदर कुछ नहीं, आपको एक रेंज याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, किसी भी सैंपल का अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहे हो, है ना, चेंज कर रहे हो, चाहे कम कर रहे हो चाहे बढ़ा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल, अगर मैं बात करूं केमिकल, ये जो एक्टिविटीज है ये स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जो है उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं यूं बोलूं कि केमिकल रिएक्शन होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हो। ऐसा होता क्यों है, बैक्टीरिया में होते हैं ना ज्यादातर। आपने थर्मोफिलिक रेंज और मेसोफिलिक रेंज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना। थर्मोफिलिक रेंज होती है ना वो थोड़ा
हमारे जैसा सिविल इंजीनियर जैसा होता है बैक्टीरिया, वो हर कंडीशन में काम करता है। वो कहता है जितनी मर्जी धूप पड़े मैं काम करूंगा, जितनी मर्जी एडवर्स कंडीशन हो आई विल बी वर्क। मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो होता है वो नखरे वाला बैक्टीरिया आपका, वो कहता है नहीं मैं काम नहीं करूंगा, अगर टेम्परेचर गर्मी ज्यादा है मैं मुंह बांध के निकलूंगा, है ना। वो तो कहता है मैं मुंह बांध के भी नहीं निकलूंगा, मैं तो काम करूंगा नहीं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया इज नखरे वाला बैक्टीरिया। एंड आपका जो थर्मोक्लाइन बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक रेंज अगर मैं बोलूं तो वो बैक्टीरिया कैसा है, सिविल इंजीनियर बैक्टीरिया है। धूप हो, छाव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा काम करता रहेगा। इसलिए हम टेम्परेचर की रेंज पढ़ रहे हैं कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन वाटर सैंपल या रो वाटर सैंपल विल डबल्स द रिएक्टिविटी ऑफ वाटर। और रिएक्टिविटी किसकी बढ़ाता चला जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस की। और केमिकल रिएक्शन करवा कौन रहे हैं, यहां पर बैक्टीरिया करवा रहा है जो बायोलॉजिकल है फैक्टर, ठीक है। ये सारी बातचीत थी। टेम्परेचर के अंदर आपको इतना ही डेटा है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी हम सीवेज के अंदर फिर से टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सीवेज की जब क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम थोड़ा सा याद करते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है, नेसलर्स ट्यूब याद रखनी है, ठीक है। ओस्मोस्कोप याद रखना है, आपको टिंटोमीटर याद रखना है, 72 आवर्स की लिमिट याद रखनी है, रूम टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। लिमिट याद रखनी है 5 TCU 25 TCU याद रखना है, 1 TON और 3 TUN। सस्पेंडेड सॉलिड की लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये सब आपको भूलना नहीं है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।